हेलो फ्रेंड्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो अभी वीडियो में आगे चलते हैं। तो हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? वीडियो में हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करेंगे और कंपनी से रिलेटेड कोई पास्ट न्यूज़ है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ फिर कंपनी के रिसेंट रिजल्ट फंडामेंटल्स के साथ समझेंगे और फिर ये सारी चीज़ें टेक्निकल चार्ट के बारे में क्या कह रही हैं उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो कंपनी क्या है? कंपनी 75 ईयर से मार्केट में है और अपने एक ब्रांड की लेगेसी को बनाए हुए है। कंपनी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ मार्केट में है। कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं है और कंपनी बहुत प्रोफेशनली मैनेज है। कंपनी लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम कर रही है। कंपनी की 21 ब्रांच हैं, 28 वेयर हाउस हैं और 5 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हैं, जो कि सब्सिडरी को मिलाकर हैं बटरफ्लाई, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। या मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, मैं सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छे मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है एक कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी तभी अच्छी परफॉर्म करती है तब उसका मैनेजमेंट बढ़िया होता है, उसकी सोच बढ़िया होती है। ठीक है, तो ये कंपनी का मैनेजमेंट है और कंपनी के जो एमडी हैं वो प्रोमित घोष हैं। ठीक है, और एनआईटी त्रिची से इन्होंने बीई इलेक्ट्रिकल कर रखी है। एमबीए इन्होंने आईएम कोलकाता से कर रखा है और डीएसपी मेरिल लिंच में ये 18 साल काम कर चुके हैं और साथ में टीएमएस में भी लगभग 10 साल तक इन्होंने काम किया है और उसके बाद अभी ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ काम कर रहे हैं। जो सीएफओ हैं ये कलीश्वरन अरुणाचलम हैं। ये ग्लोबल सीएफओ के तौर पर आइसर मोटर में काम कर चुके हैं और काफ़ी लीडिंग कंपनीज में भी इन्होंने काम करा है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड और मोंडलीज इंटरनेशनल इंडिया एंड एशिया, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABRL, टीवीएस मोटर कंपनी, राइट। और अभी ये 2022 से क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ है। अभी कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस आता है वो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से आता है 76%, लाइटिंग प्रोडक्ट से 12% और बटरफ्लाई जिन्होंने जिसको इन्होंने 2023 में अपने साथ मर्ज किया है उससे 12% आता है। और ये कंपनी के इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। फैंस में ये सब वैरायटी अवेलेबल है कंपनी के पास और पंप्स में रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, सोलार और स्पेशलिटी पंप्स हैं कंपनी के पास और इनमें और इम्प्रूवमेंट की ओर ये लोग ध्यान दे रहे हैं। कंपनी के पास होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस की एक अच्छी खासी रेंज अवेलेबल है। लाइटिंग में भी कंपनी के पास एक अच्छी खासी रेंज अवेलेबल है। और बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बटरफ्लाई को इन्होंने बटरफ्लाई क्रॉम्पटन में 2023 में मर्ज हुई थी और ये एक लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेज है और ये सब प्रोडक्ट इसके अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, और कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये न्यूज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो पास्ट में कंपनी के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर रही हो और अभी भी उसका असर हो, राइट। तो इसलिए ये न्यूज़ कि पास्ट न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं मिला। मुझे बस एक ये 2435 करोड़ का एक फ्रॉड सामने आया है जो कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स चेयरमैन गौतम थापर का है, राइट। और ये 2021 की न्यूज़ है, राइट। और उसके बाद कोई खास ऐसी स्क्रीनशॉट नहीं है। ये सब घोष जो हमारे एमडी हैं अभी उनकी न्यूज़ है। वो 2023 में इन्होंने ज्वाइन किया था और क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने जो ऑर्डर्स मिले हैं उसके बारे में न्यूज़ है और ये भी ऑर्डर्स के बारे में न्यूज़ है। अभी मेगा ट्रेंड्स फॉर कंपनी। अब कंपनी में काफ़ी कुछ कि कंपनी को जो भी अपना प्लान करना है फ्यूचर का, तो करंट ट्रेंड और आगे आने वाले ट्रेंड्स को ध्यान में रख के करना है। तो अभी कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन में क्या ट्रेंड चल रहा है? कंजप्शन में एक अच्छी खासी डिमांड आ रही है और वो डिमांड ज़्यादा रूरल एरियाज से आ रही है और साथ में लोगों की डेमोग्राफी भी चेंज हो गई है। लोगों की नहीं,
एक फेवरेबल डेमोग्राफी भी आई है, जिसमें लोगों की सोच चेंज हो रही है। वो प्रीमियम क्वालिटी के लिए भी पैसा देने के लिए तैयार है। और बस शर्त क्या होनी चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। साथ में कंपनी इस पे भी ध्यान दे रही है कि 2025 में काफ़ी इंटरनेट 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स मतलब कि यूजर्स होने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी संख्या है जिसको कंपनी टारगेट कर सकती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। साथ में गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कंपनी का अच्छा खासा योगदान हो सकता है और कंपनी को और बाकी स्कीम से भी फायदा हो सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। बाकी उसके बारे में बात करेंगे। तो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम में कंपनी अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने की संभावना जता रही है। पीएम कुसुम स्कीम ये सोलर पंप्स के लिए है और हाउसिंग फॉर ऑल, पावर ऑफ ऑल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वुड प्ले अ वाइटल रोल। अब इन सब चीज़ों को कंपनी अच्छे से टारगेट करने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर का टारगेट कर रही है इन फील्ड में। ठीक है, अभी कंपनी का फोकस कहाँ हो रहा है? इन सब ट्रेंड्स की वजह से कंपनी का फोकस कहाँ बढ़ रहा है? कंपनी प्रीमियम कैटेगरी पे ध्यान दे रही है, नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है, साथ में और कोई अल्टरनेट चैनल है अपनी ग्रोथ के लिए उस पर ध्यान दे रही है। रूरल डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ पे रीजनल चेन स्टोर्स और ई कॉमर्स पे कॉमर्स के डेवलपमेंट में ध्यान दे रही है। जीटीएम एक नई प्रोसेस है कंपनी के द्वारा, गो टू मार्केट। इसके थ्रू कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है कि जो भी कंपनी के प्रीमियम सेगमेंट है वो हर ऑडियंस तक पहुंचे। मतलब जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, साथ प्रीमियम सेगमेंट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर किसी तक पहुंचे। कंपनी ने ऑलरेडी जो कुसुम योजना में डिस्कस की थी उसके लिए कंपनी को ऑलरेडी टेंडर मिल चुका है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए अगले 2 साल के लिए। कंपनी प्रेशर पंप्स और पे काम कर रही है, डी वाटरिंग और सीवेज पंप्स पे काम कर रही है, क्योंकि इनकी डिमांड हाउस होल्ड और कमर्शियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बढ़ी है। कंपनी आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट पे भी ध्यान दे रही है कि आईओटी बेस्ड कुछ पंप इंडस्ट्री में किया जा सकता है या नहीं। अब कंपनी B2B इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी डायरेक्ट एक अच्छे खास से उसमें काम, जैसे कंपनी का क्या फोकस है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ अवेलेबल है। कंपनी एक तो कंज्यूमर को दे रही है, कंपनी अपना बिजनेस कंज्यूमर को, जिसको B2C बोलते हैं, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अब और दूसरा क्या हो गया, एक बिजनेस टू बिजनेस। तो इसमें हम किसको टारगेट कर रहे हैं, कंपनी किसको टारगेट कर रही है? कंपनी NHAI एयरपोर्ट्स, मेट्रो सिस्टम, रेलवे एंड पोर्ट्स, पार्क और सिविक कम्युनिटीज पे भी सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब वहाँ पे भी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उस पे भी कंपनी काम कर रही है कि वहाँ पे हमें ऑर्डर्स कैसे मिले, स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स कैसे मिले। तो ये सब सरकार के टारगेट्स हैं और कंपनी के भी टारगेट्स हैं कि इनमें हम अपना बिजनेस ले सकें, हम अपने ऑर्डर्स ले सकें। तो बिल्डिंग इल्यूमिनेशन, सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स और सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एट द स्टेट लेवल, राइट। तो ये सब कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई है, राइट। तो अभी रिसेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं फंडामेंटल्स के साथ, फिर टेक्निकल चार्ट देखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को देख लेते हैं स्क्रीनर में। तो अभी जैसे देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू 101 है इसकी, और जो बुक वैल्यू है वो 46 है। उसके हिसाब से स्टॉक काफ़ी मतलब कि काफ़ी एक्सपेंसिव है उसके हिसाब से, और स्टॉक पी 59.8 है। इसके पीएस के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये स्टॉक वैल्यू वाइज उनके कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा है, राइट। और जो बेसिक चीज़ें जो थोड़ी बहुत मैं देखता हूँ वो CFO टू नेट प्रॉफिट, ये मैं जरूर हमेशा देखता हूँ 1.91। तो ये 0.7 से कैश फ्रॉम ऑपरेशन टू नेट प्रॉफिट, ये 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा डेप्ट टू इक्विटी, ये 0 के पास जितना रहे उतना बढ़िया है, राइट। तो अभी पीएस का देख लेते हैं। पीएस इसमें ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। इसमें हेवल्स इंडिया जिसका पी 81 है, सॉरी इंडस्ट्री पी 81 है और इसका खुद का पी भी 81 है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें क्रॉम्पटन का जो पी है वो 89 है, राइट, और इंडस्ट्री पी 81 है। तो ये दोनों के पी को कंपेयर करें तो उससे सस्ता मिल रहा है, लेकिन यहाँ पीएस कम दिखा रहा है। तो एक बार हम तिजोरी पे और चेक कर लेते हैं। तो तिजोरी पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है पीएस, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पीएस दिखा रहा है, वर्लपूल, वी गार्ड, बजाज इलेक्ट्रिकल, IFB, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो इनके पी को भी कंपेयर करें तो इसमें जो 58 का पी है वो सबसे कम है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक वैल्यू बाइंग
बन सकता है, मतलब कि इस पे अभी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं और अगर इसकी ग्रोथ वगैरह आपको अच्छी लगी है तो इसमें आगे का प्लान किया जा सकता है, राइट। तो अभी आ जाते हैं वापस और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर देखें तो जून 2004 का मतलब ईयर ऑन ईयर का देखें तो 1877 है, मतलब कि इंप्रूवमेंट है और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, राइट। प्रॉफिट कहने का मतलब है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। तो और अगर इसको नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो वो भी उसी वे में दिखाई दे रहा है। अभी एक और चीज़ है, जैसे हमें ये नेट प्रॉफिट जब देखते हैं इसमें हमें अदर एक्सपेंसेस ज़रूर देखने चाहिए। अदर एक्सपेंसेस बोल रहा हूँ, अदर इनकम। तो अदर इनकम मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं आ रही है, ठीक-ठाक आ रही है। तो इससे मतलब कई बार क्या होता है कि अदर इनकम ज़्यादा आती है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिखता है और वहीं हमें क्या दिखता है कि हाँ, सेल्स लगातार गिर रही हैं और ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट भी गिर रहा है, लेकिन अदर इनकम की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में आ रही है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी इसका और देख लेते हैं। अभी ईयरली बेस पे अगर देखें तो सेल्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही हैं, ठीक है? और प्रॉफिट भी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी रेगुलर बेसिस पे हमारा बढ़ रहा है। अगर सिर्फ पिछली बार का कंपेयर करें मतलब कि ये 24 का, तो ये कम हुआ है, राइट। तो ऐसे मोमेंट, क्योंकि जब रिजल्ट ऐसे कम आता है, अभी किस वजह से कम आया होगा? या तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई होगी या कुछ मतलब कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनी ने बढ़ाए होंगे, तो इन सब वजह से कंपनी को कई बार अच्छी सेल्स होने के बावजूद भी नुकसान होता है, राइट। और ऐसे में जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनी के शेयर्स गिरते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसको हम टेक्निकली देखकर अगर वो सपोर्ट पे हमें अवेलेबल हो जाता है, तो वो एक अच्छा खासा करेक्शन मानकर उसमें एंट्री का प्लान किया जा सकता है। तो उसको एक बार चार्ट पे और देखेंगे अभी, ठीक है। और कंपनी को कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो कोई खास अच्छी नहीं है अभी। अभी 10% 2% का ही सिस्टम चल रहा है और 3 ईयर्स में भी 15% और बल्कि -10% का ग्रोथ दिख रहा है, ठीक। और वहीं स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखें तो इसमें 1 साल में तो इसने 47% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल 14%, 3 साल में 3%, राइट। तो ये हो गया अभी इसको फंडामेंटली चेक कर लिया है। अभी टेक्निकली चार्ट में और देख लेते हैं इसको। एक बार चार्ट में आ जाते हैं हम लोग। अभी चार्ट में अगर हम देखें, इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ, राइट। तो अभी एक मिनट, इसका पूरा चार्ट देखो, ये एक राउंड पैटर्न बन रहा है, राइट। राउंड पैटर्न के बाद इसे एक ब्रेकआउट देना चाहिए था, लेकिन ये मतलब कि अच्छा वाला ब्रेकआउट इसने नहीं दिया है। यहाँ से ब्रेकआउट देके ये वापस नीचे की तरफ आ गया है। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। तो क्योंकि मार्केट जब गिरता है ना, तो कई बार स्टॉक अच्छा रिजल्ट देते हुए भी स्टॉक ऊपर नहीं चढ़ पाता है, वो करंट सिनेरियो की वजह से, राइट। तो अभी इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसकी अपॉर्चुनिटी यहीं पे ही बनेगी, राइट। और इसमें चाहे आप स्टॉप लॉस के साथ जाएँ, चाहे कैसे भी जाएँ, इसकी अपॉर्चुनिटी यहीं पे ही बनेगी। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं, वो इसी रेंज के अंदर अगर प्लान करते हैं, तो इसी रेंज के अंदर ही अपना इस क्रॉम्पटन में अपनी एंट्री का प्लान करें, राइट। तो ये सही एंट्री है। अगर यहाँ पे अच्छी एंट्री मिलती है और फिर स्टॉक ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे जाता है तो उसके लिए हम एवरेजिंग का भी सोच सकते हैं, राइट। तो वो एवरेजिंग हमें कहाँ तक मिल सकती है, मतलब कि कहाँ तक हम एवरेजिंग का सोच सकते हैं। तो स्टॉक जो टेक्निकली नीचे आ सकता है, वो स्टॉक टेक्निकली यहाँ तक नीचे आ सकता है। एक तो इस लेवल तक 326 और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 260। अगर इसके नीचे आ रहा है, पहली बात हमें ये देखना है कि अगर स्टॉक इस लेवल तक भी आया है, तो किन वजह से आया है। अगर वो मार्जिन इश्यू या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो टेम्परेरी हैं, जिसकी वजह से कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में वो सही होने वाले हैं, तो हमें स्टॉप लॉस मतलब कि हमें सपोर्ट वाइज़ ज़रूर एंट्री अपनी रखनी चाहिए। तो अगर वो वजह है तो यहाँ तक स्टॉक आ सकता है और यहाँ पे हमें एवरेज की जा सकती है स्टॉक में, फिर ये 260 का लेवल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर डाउन रहता है तो वो शायद प्रॉब्लम बड़ी होगी, तो आपको यहीं पे स्टॉप रखना पड़ेगा फिर और अ, लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ कि हमारा क्या प्लान हो सकता है। अब इससे नीचे का प्लान होना नहीं चाहिए। वो अगर प्लान बनता है तो वो 2 वजह से बनेगा। या तो कंपनी में कुछ ज़्यादा ही मैनेजमेंट ने कुछ उल्टा-पुल्टा कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी सफ़र कर रही है, या मार्केट कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जिसमें सभी कंपनियाँ गिर रही हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया है। और दूसरा एक और जो स्विंग ट्रेड मैं बता रहा हूँ, तो उसमें बिना स्टॉप लॉस के साथ अगर करते हैं तो अ, इसी लेवल पे वो सही रहेगा, ठीक है। और ब्रेकआउट ट्रेड इसमें अच्छे मिल नहीं रहे हैं ब्रेकआउट में, क्योंकि स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल दिख रहा है। तो इसमें ब्रेकआउट स्टॉक्स तो मतलब ब्रेकआउट ट्रेड थोड़े से डिफिकल्ट हो रखे हैं। तो इसमें अगर स्विंग ट्रेड पहली बात तो नहीं करना चाहिए। अगर करने का मन है तो सपोर्ट पे ही इसका प्लान किया जा सकता है, राइट। और फिर वेट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव में आता है तो 500 तक के लेवल स्टॉक को पहले दिखाने चाहिए, अगर मार्केट सही से चलता है। तो इसी तरह के और स्टॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।